This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic multi-stage graph problem. So first, we have to understand the problem definition of multi-stage graph problem. The problem definition is a multi-stage graph G is equals to V comma E is a directed graph in which the vertices are partitioned into k greater than equals to two disjoint sets Vi, where I will range from 1 to k. तो पर्टिकुलरली मल्टी स्टेज ग्राफ में हमारे पास में एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा जिसमें कि मल्टीपल स्टेजेस होंगे और मल्टीपल स्टेजेस के हिसाब से हम स्टेज वाइज उस ग्राफ के जो वर्टाइसेस है उनके सेट्स बनाएंगे। तो कम से कम स्टेजेस कितने रहेंगे? तो कम से कम स्टेजेस रहनी चाहिए हमारे पास दो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस हमारी कितनी भी हो सकती, बट डेफिनेटली ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। गेटिंग इट? देन in addition, if UV is an edge in E, then U belongs to Vi and V belongs to Vi plus 1 for some less than equals to I less than K। इसका मतलब ये है कि UV नाम का एज, यानी हम अगर किसी पर्टिकुलर एक एज को लेते हैं तो उस ग्राफ में का कोई भी एज दो लेवल्स को जोड़ने वाला एज रहना चाहिए। इसी चीज को हमने लिखा हुआ है कि यूवी नाम का अगर हमारे पास कोई एक एज है तो फिर इस पर्टिकुलर एज का स्टार्टिंग वर्टेक्स जो रहेगा वो बिलोंग करना चाहिए वी आई सेट से, और एंडिंग वर्टेक्स जो रहेगा वी, इट शुड बिलोंग्स टू वी आई प्लस 1। इसका मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स एक लेवल से होना चाहिए जबकि एंडिंग वर्टेक्स दूसरी लेवल से होना चाहिए। और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा, सपोज लेवल 3 में कोई एक वर्टेक्स अगर बिलोंग करता है तो उसी एज का एंडिंग वर्टेक्स जो रहेगा वो लेवल 4 से बिलोंग करना चाहिए। The set V1 and Vk are such that cardinality of V1 will be equals to cardinality of Vk will be equals to 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ के लेवल 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेवल 1 में जितने भी वर्टाइसेस होंगे वो वर्टाइसेस का सेट को बोलेंगे हम V1, और लेवल के में जितने भी वर्टाइसेस होंगे वो लेवल के वर्टाइसेस को सेट को बोलेंगे हम Vk। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ vertices will be there in set V1, so it should be equals to 1। and how many number of vertices will be in set Vk? set Vk का मतलब लास्ट लेवल, तो लास्ट लेवल और फर्स्ट लेवल में एग्जैक्टली 1 वर्टेक्स हमारे पास होना चाहिए। अब मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम क्या है? तो मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम S इन V1 टू T इन Vk। तो यहाँ पे हमारा सोर्स वर्टेक्स जो दिया हुआ है वो वर्टेक्स S है, जबकि डेस्टिनेशन वर्टेक्स जो दिया हुआ है वो वर्टेक्स T है। तो सोर्स वर्टेक्स लेवल 1 से बिलोंग करना चाहिए जबकि डेस्टिनेशन वर्टेक्स लास्ट वाले लेवल से बिलोंग करना चाहिए। और मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम लेवल V1 टू लेवल Vk। ईच सेट Vi डिफाइंस अ स्टेज इन अ ग्राफ। तो जैसे कि अभी हमने बोला था कि Vi का मतलब ही यह है कि लेवल वाइज हमने वर्टाइसेस का सेट बना के रखा हुआ है। इसी चीज को हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, लेवल 1 में हमारे पास एक वर्टेक्स दिया है, लेवल 2 में हमारे पास दो वर्टाइसेस दिए, दैट इज वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3। लेवल 3 में हमारे पास तीन वर्टाइसेस है, वर्टेक्स V4, वर्टेक्स V5 एंड वर्टेक्स V6। लेवल 4 में हमारे पास दो वर्टाइसेस दिए हुए 7 एंड 8, और लेवल 5 में हमारे पास सिंगल वर्टेक्स दिया है, दैट इज 9। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने लेवल वाइज हमारे वर्टाइसेस के ग्रुप बना के रखे। तो फर्स्ट लेवल में सिंगल वर्टेक्स है, सेकेंड लेवल में दो वर्टेक्स है, थर्ड लेवल में तीन वर्टाइसेस है, फोर्थ लेवल में दो वर्टाइसेस है और लास्ट लेवल में एक वर्टेक्स है। तो जैसे कि हमने अभी प्रॉब्लम डेफिनेशन में पढ़ा था, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट ये था कि मल्टी स्टेज ग्राफ में आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। आगे चल के हम एजेस जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे डायरेक्टेड एजेस रहने वाले हैं, और नंबर ऑफ सेट्स जो रहेंगे ये दो या दो से ज्यादा सेट्स होना चाहिए। तो लेवल वाइज अगर हम सेट बनाते तो हमारे पास टोटल लेवल्स कितने हैं? 5। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम वर्टाइसेस के सेट्स अगर बनाते हैं तो V1 सेट रहेगा, V2 सेट रहेगा, V3 रहेगा, V4 रहेगा और V5 सेट रहेगा। तो V1 वर्टेक्स में ओनली एक ही वर्टेक्स है, दैट इज वर्टेक्स V1। V2 सेट में हमारे पास दो वर्टाइसेस है, 2 एंड 3। V3 सेट में है 4 5 6, V4 सेट में 7 एंड 8 और V5 सेट में हमारे पास 9। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने? 5। सेकंड, अगर किसी पर्टिकुलर एज की बात करेंगे तो एज के हिसाब से अभी हम इस चीज को समझ लेते हैं, बट प्रायर टू दैट हम समझ लेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ V1 और Vk क्या रहेगा। तो 5 लेवल वाला अगर हमारे पास अगर ग्राफ दिया हुआ है तो फर्स्ट सेट जो रहेगा वो V1 रहेगा और लास्ट सेट जो रहेगा वो Vk
के यानी V5 रहेगा। तो फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी क्या है, तो V1 सेट की कार्डिनलिटी जो रहेगी दैट विल बी 1, क्यों, क्योंकि सिंगल ही वर्टेक्स है। और लास्ट वाला सेट जो रहेगा उसकी कार्डिनलिटी रहेगी फिर से 1, क्योंकि लास्ट वाले सेट में हमारे पास एक ही वर्टेक्स है। कहने का मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मल्टी स्टेज ग्राफ में हमेशा आपके फर्स्ट लेवल में और लास्ट लेवल में सिंगल वर्टेक्स ही रहेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और अभी हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि इस पूरे ग्राफ में सोर्स वर्टेक्स V1 से लेकर डेस्टिनेशन वर्टेक्स V9 तक के हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। अभी हमने वर्टाइसेस की बात कर ली, यहाँ पे अभी हम एजेस भी देख लेते हैं। तो एजेस आपके कुछ इस तरीके से है, वर्टेक्स 1 से 2 आउटगोइंग एजेस है, वर्टेक्स 2 और 3 से आउटगोइंग एजेस हमने यहाँ पे दिए हैं, वर्टेक्स 4, 5, 6 से आउटगोइंग एजेस हमने यहाँ पे दिखाए हुए, और वर्टेक्स 7 एंड 8 से हमने आउटगोइंग एजेस यहाँ पे दिखाए हुए। तो अगर टोटल ग्राफ की अगर हम कनेक्टिविटी देखेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो अभी आप देख सकते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम में हमारे पास लेवल वाइज सेट्स दिए हुए हैं, पूरा का पूरा ग्राफ हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, और हमेशा अगर किसी भी एज की बात करेंगे तो वो वाला एज हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल के वर्टाइसेस को ही जोड़ रहा है। आई मीन टू से कि अगर मैं एज 1-2 की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ देखिए वर्टेक्स एज 1-2 की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वाला वर्टेक्स जो है वो लेवल 1 से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसी एज का नेक्स्ट वाला वर्टेक्स जो रहेगा वो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल से बिलोंग करना चाहिए। तो वर्टेक्स 2 जो रहेगा वो हमेशा लेवल नंबर 2 से ही बिलोंग करेगा। गेटिंग इट, किसी भी एज को ले लो, जैसे V5 से V7 वाली एज, आप 5 to 7 इस पर्टिकुलर एज को ले लो, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स लेवल 3 से अगर बिलोंग कर रहा है तो उस एज का एंडिंग वर्टेक्स जो रहेगा वो लेवल 4 से बिलोंग करना चाहिए। गेटिंग इट। तो इस तरीके से मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम में हमारे पास एक मल्टीपल स्टेज का ग्राफ दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट लेवल में सिंगल वर्टेक्स होगा, लास्ट लेवल में फिर से सिंगल वर्टेक्स होगा। अगर कोई एज अगर है तो वो एज पर्टिकुलरली दो डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव लेवल को जोड़ने वाला एज रहेगा। सारे के सारे एजेस आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेंगे। और मल्टी स्टेज ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ जब हमें फाइंड आउट करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते वक्त लेवल 1 का जो आपका फर्स्ट वर्टेक्स है वहां से लेके लास्ट वाले लेवल का जो सिंगल डेस्टिनेशन वर्टेक्स है वहां तक के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम। जब कभी भी हम मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस होते हैं। इन्हीं चीजों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास एक मल्टी स्टेज ग्राफ दिया हुआ है और इस मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास पर्टिकुलरली दो तरह के अप्रोचेस हो सकते हैं। तो ये दो अप्रोचेस कौन से होते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दो अप्रोचेस रहेंगे आपके, फॉरवर्ड अप्रोच एंड बैकवर्ड अप्रोच। तो ये चीजें क्या है थोड़ी डिटेल में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, मल्टी स्टेज ग्राफ है, तो हमारे पास टोटल 5 लेवल्स में वर्टाइसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स में एग्जैक्टली सिंगल सिंगल वर्टेक्स है। और अभी हम सारे एजेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से सारे एजेस ड्रॉ कर दिए, और सारे एजेस ड्रॉ करने के बाद अभी हमारा एम है कि सोर्स वर्टेक्स V1 से लेकर डेस्टिनेशन वर्टेक्स V9 तक के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते वक्त हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस पॉसिबल है। पहला अप्रोच जो है दैट इज अ फॉरवर्ड अप्रोच। तो एग्जैक्टली हम फॉरवर्ड अप्रोच में करते क्या है, तो फॉरवर्ड अप्रोच में कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ विल गेट स्टार्ट फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स V1 एंड विल गेट फिनिश्ड एट डेस्टिनेशन वर्टेक्स V9। तो एग्जैक्टली हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन किस तरीके से हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो तरीके उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, फॉरवर्ड अप्रोच एंड बैकवर्ड अप्रोच। तो फॉरवर्ड अप्रोच में हमारा पाथ कंप्यूटेशन जो है वो सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे। तो पर्टिकुलरली करंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर हमें फॉरवर्ड अप्रोच यूज करते हुए अगर मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पाथ कंप्यूटेशन जो स्टार्ट होगा वो वर्टेक्स V1 से होगा। तो पाथ कंप्यूटेशन विल गेट स्टार्ट विद वर्टेक्स V1 और फिनिश जो होगा वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे होगा। तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा होगा, V9। तो ये दो चीजें तो हमको क्लियर हो गई कि स्टार्ट होगा 1 से और फिनिश होगा 9 पे। तो वर्टेक्स V1 हमारा फर्स्ट लेवल का वर्टेक्स है और वर्टेक्स V9 हमारा लास्ट लेवल का वर्टेक्स है। जब हम फॉरवर्ड अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमने लेवल 1 से स्टार्ट किया। अब लेवल 1 से हमें नेक्स्ट लेवल 2 में का कोई ना कोई ऑप्टिमल वर्टेक्स लेना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली ऑप्टिमल वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम जब एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तब हमें ये वाली चीजें क्लियर होने वाली है। आगे चल के डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे यूज करेंगे
अमॉन्ग वर्टेक्स V2 एंड V3 हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ये आगे चल के हम देखने वाले हैं। बट फिलहाल अगर हमने फॉरवर्ड अप्रोच अगर यूज किया है तो हमेशा हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट जो होगा वो सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और फिनिश जो होगा वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स के साथ फिनिश होगा। जब हमने सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट किया तो लेवल 1 से अभी लेवल 2 का कोई एक वर्टेक्स हमें लेना पड़ेगा, कौन सा रहेगा वो हमें नहीं पता, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे उसको एज ए वर्टेक्स VX करके लिया हुआ है। सेकंड लेवल का कोई एक वर्टेक्स लेने के बाद थर्ड लेवल का कोई ना कोई एक वर्टेक्स हमें लेना पड़ेगा। अब ये कौन सा वर्टेक्स होगा, तो ये वर्टेक्स कौन सा होगा, दैट इज वंस अगेन विल बी कंप्यूटेड बाय द डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। बट फिलहाल मैं अननोन एक वर्टेक्स ले रहा हूँ जो कि वर्टेक्स जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम माय लेवल 3। इसके बाद लेवल 4 का कोई ना कोई एक हम वर्टेक्स लेंगे और फिर फाइनली हम टर्मिनेट करेंगे हमारे लास्ट वर्टेक्स V9 के साथ। गेटिंग इट। तो ध्यान दीजिए फॉरवर्ड अप्रोच में पाथ कंप्यूटेशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सोर्स वर्टेक्स से, और फिनिश कहाँ पे किया हमने, लास्ट वाले वर्टेक्स पे, लास्ट वाले लेवल पे। तो हमेशा फॉरवर्ड अप्रोच में लेवल 1 देन लेवल 2 देन लेवल 3 देन लेवल 4 देन लेवल 5 मींस लास्ट वाला लेवल, इस तरीके से पाथ कंप्यूटेशन होगा। तो दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड अप्रोच। सेकंड अप्रोच जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए बैकवर्ड अप्रोच। ये एग्जैक्टली रिवर्स मैकेनिज्म होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड अप्रोच। फॉरवर्ड में हमने लेवल 1 से स्टार्ट किया था और लेवल 5 के साथ फिनिश किया था, यहाँ पे रिवर्स मैकेनिज्म होगा। हियर वी विल स्टार्ट विथ लास्ट लेवल। अब लास्ट लेवल का वर्टेक्स कौन सा है, 9th वर्टेक्स, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू स्टार्ट विथ वर्टेक्स नंबर 9। तो वर्टेक्स 9 से हम स्टार्ट करेंगे और फिनिश कहाँ करेंगे, तो फिनिश हम करेंगे वर्टेक्स V1 के साथ जो कि लेवल 1 का है। तो एग्जैक्ट रिवर्स मैकेनिज्म है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड अप्रोच। बैकवर्ड में हमने लास्ट लेवल के डेस्टिनेशन वर्टेक्स से स्टार्ट किया और टर्मिनेट कहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल के सोर्स वर्टेक्स के साथ। तो लेवल 5 से अगर स्टार्ट किया तो फिर हमें लेवल 4 का कौन सा वर्टेक्स लेना है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। कौन सा रहेगा, दैट विल बी द वेरिएबल वैल्यू वर्टेक्स विजेट। जब डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली कौन सा होगा हमें पता चलेगा। फिलहाल हम एब्रीवेशन के साथ पढ़ना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। तो वर्टेक्स 9 के बाद हमें लेवल 4 का कोई ना कोई एक वर्टेक्स लेना पड़ेगा, वर्टेक्स 4 के बाद लेवल 3 का कोई ना कोई वर्टेक्स लेना पड़ेगा, और लेवल 3 के बाद लेवल 2 का कोई ना कोई वर्टेक्स लेना पड़ेगा, एंड फाइनली वी हैव टू एंड अप विथ द वर्टेक्स दैट विल बी द सोर्स वर्टेक्स एट लेवल 1। तो आप दोनों अप्रोचेस के अगर देखोगे तो आपको मैकेनिज्म क्लियर हो रहा होगा। फॉरवर्ड में हमने सोर्स से स्टार्ट किया और हमारे डेस्टिनेशन पे टर्मिनेट किया, जबकि बैकवर्ड अप्रोच में हमने डेस्टिनेशन से स्टार्ट किया और हमने सोर्स के साथ टर्मिनेट किया। तो दिस इज व्हाट हाउ फॉरवर्ड अप्रोच मैकेनिज्म वर्क्स एंड बैकवर्ड अप्रोच मैकेनिज्म वर्क्स। अभी इन्हीं चीजों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है फॉरवर्ड अप्रोच एल्गोरिथम जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हुए हमने बनाया हुआ है। एल्गोरिथम का नाम है एफ ग्राफ GKNP। तो हम टोटल 4 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ग्राफ G, K means how many number of levels are there, N how many number of nodes are there, and P एक हमारा रहेगा जब हम पेरेंट सेव करने वाले। गेटिंग इट। तो किसका पेरेंट कौन है वो सेव करने के लिए हम यहाँ पे P यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 पैरामीटर्स पास किए और 4 पैरामीटर्स पास करने के हिसाब से अभी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हुए फॉरवर्ड अप्रोच से मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम देखेंगे। तो पर्टिकुलरली ये एल्गोरिदम आपके 2 स्टेप में वर्क करेगा। पहला स्टेप जो होता है वो होगा प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में एग्जैक्टली हम करते क्या है, तो प्री प्रोसेसिंग में हम कॉस्ट और पेरेंट ऐसी 2 चीजें कंप्यूट करते हैं, और सेकंड स्टेप जो रहेगा दैट विल बी द कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो अभी कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कैसे वर्क करेगा, तो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट विच वी हैव कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 1। तो अभी ये दोनों स्टेप के लिए सूडो कोड किस तरीके से रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट लाइन इज कॉस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दीजिएगा स्टेप 1 में हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, और प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते वक्त हमेशा हम बैकवर्ड तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करते आते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 का वर्क करने का मैकेनिज्म अगर देखोगे तो ये एक्जैक्टली रिवर्स है। एक्चुअली हम अप्रोच कौन सा स्टडी कर रहे हैं, फॉरवर्ड अप्रोच। और फॉरवर्ड अप्रोच इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पाथ कंप्यूटेशन फॉरवर्ड तरीके से होगा। तो फॉरवर्ड तरीके से पाथ कंप्यूटेशन होगा, इसका मतलब कहां से कहां तक होगा, सोर्स से हम स्टार्ट करेंगे और डेस्टिनेशन पे हम फिनिश करेंगे। गेटिंग इट। तो जिस हिसाब से हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते हैं उसके रिवर्स मैकेनिज्म में हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो पाथ कंप्यूटेशन में शुरुआत कहां से होने वाली है, सोर्स से,
और टर्मिनेट कहाँ पे होने वाला है, डेस्टिनेशन पे। इसलिए प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते वक्त प्री प्रोसेसिंग ऑफ वैल्यूज in terms of cost and parent will be computed in reverse mechanism as compared to shortest path computation। इसका मतलब सबसे लास्ट वाली स्टेज से हम कॉस्ट कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे इन फॉरवर्ड अप्रोच, एंड दैट्स वाई वेरी फर्स्ट लाइन इज कॉस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 0। देन फॉर j इज इक्वल टू n माइनस वन टू वन, अब n माइनस वन वाला वर्टेक्स कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा, वहां से लेके वेरी फर्स्ट वर्टेक्स तक। फर्स्ट वाला वर्टेक्स कहाँ पे रहने वाला है, आपके फर्स्ट वाले लेवल पे। इसलिए हमने बोला लास्ट लेवल से फर्स्ट लेवल तक के हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और हर लेवल में एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो हर लेवल में कॉस्ट और पेरेंट ये दो चीजें कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट विल बी कंप्यूटेड बाय द डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। और डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कहता है do let R be a vertex such that j comma r is an edge of g, then c of j comma r plus cost of r is minimum। इस तरीके से हमें r का वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कास्ट कैलकुलेट करेंगे, साथ साथ पेरेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ द कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड, तो कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड एट कॉस्ट ऑफ j इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ j comma r प्लस कॉस्ट ऑफ r, गेटिंग इट। and then distance of j will be equals to r। तो this is what the pseudo code for step number 1। और जब हम पूरा स्टेप 1 अप्लाई कर लेंगे तो पूरे स्टेप में हमने जितने भी नोड्स है हर नोड के लिए कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, और हर नोड के लिए हमने डिस्टेंस वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखी, गेटिंग इट। और अभी ये दो वैल्यूज यूज करते हुए आगे चल के हमें शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, दैट विल बी द स्टेप 2। तो इन स्टेप 2 वी हैव टू परफॉर्म p of 1 is equals to 1, then p of k is equals to n, and we have to apply the for loop j is equals to 2 to k minus of 1। we have to compute p of j is equals to d of p of j minus of 1। this will be the pseudocode for step number 2। तो ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड अप्रोच के एल्गोरिदम में स्टेप 1 में हमने प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म किया और स्टेप 2 में हमने शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट किया। और शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त फॉरवर्ड अप्रोच आपको कहीं ना कहीं यहाँ से दिख रहा होगा, नोड नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से लास्ट वाला नोड k माइनस वन एंड फाइनल नोड विल बी द k। इन दिस वे वी हैव टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ, गेटिंग इट। अभी हम देख लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन बाय यूजिंग फॉरवर्ड अप्रोच। तो फॉरवर्ड अप्रोच के लिए रिकर्सिव एल्गोरिदम टू कंप्यूट द मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ आई जे विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ सी ऑफ जे कॉमा आर प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस वन कॉमा आर, वेयर आर बिलोंग्स टू वी आई प्लस वन एंड जे कॉमा आर शुड बिलोंग्स टू ई। तो इस पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हुए फॉरवर्ड अप्रोच से हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम। नाउ वी हैव बैकवर्ड अप्रोच। तो दिस इज व्हाट अ सेकंड अप्रोच। और बैकवर्ड अप्रोच यूज करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने जो एल्गोरिदम डिजाइन किया है वो एल्गोरिदम का फंक्शन कॉल है बी ग्राफ जी के एन पी। जी विल बी द ग्राफ, के विल बी द नंबर ऑफ स्टेजेस, एन विल बी द नंबर ऑफ नोड्स, और पी रहेगा पेरेंट स्टोर करने के लिए वैल्यू जो हम स्टोर करने वाले हैं। तो पर्टिकुलरली ये एल्गोरिदम फिर से दो स्टेप में वर्क कर रहा है, स्टेप 1 प्री प्रोसेसिंग और स्टेप 2 जो रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो प्री प्रोसेसिंग में फिर से हम कॉस्ट कैलकुलेट करके रख रहे हैं और पेरेंट कैलकुलेट करके रख रहे हैं, और इन्हीं पेरेंट वैल्यूज को यूज करने वाले हम स्टेप नंबर 2 में, जिससे कि हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सूडो कोड फॉर बैकवर्ड अप्रोच। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बी कॉस्ट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर अप्रोच को हमने बैकवर्ड अप्रोच किया है। बैकवर्ड अप्रोच कहा है, इसका मतलब पाथ कंप्यूटेशन जो होगा कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन से लेके सोर्स तक के होगा, गेटिंग इट। तो जिस अप्रोच से मेरा स्टेप नंबर 2 वर्क करने वाला है एग्जैक्टली उसके रिवर्स मैकेनिज्म में प्री प्रोसेसिंग हम परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 यानी कंप्यूटेशन ऑफ पाथ, कंप्यूटेशन ऑफ पाथ बैकवर्ड अप्रोच से इसलिए प्री प्रोसेसिंग रिवर्स मैकेनिज्म में होगा, और रिवर्स मैकेनिज्म में होते वक्त लेवल 1 से प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हुए लास्ट लेवल तक के आपको जाना है। एंड दैट्स व्हाई जब आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले बैकवर्ड कॉस्ट किसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, नोड नंबर 1 के लिए जो कि लेवल 1 से बिलोंग करेगा। एंड दैट्स व्हाई very first we have to compute backward cost of node 1 and it should be equals to 0। then we have to apply the for loop नोड नंबर 2 से लेके लास्ट वाले नोड तक के। अभी फिर से हमें बैकवर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है और साथ साथ हमें पेरेंट भी कैलकुलेट करना है। तो दिस इज गिवन बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग एज लेट r be a vertex such that r comma j is an edge of g and c of rj plus b cost of r is minimum। then we have to compute b cost of j is equals to c of rj plus b cost of r and d of j is equals to r। this will be the pseudo code for step 1। तो इस तरीके से
इस पर्टिकुलर सूडो कोड को यूज करते हुए हमने प्री प्रोसेसिंग में हर नोड के लिए बैकवर्ड कॉस्ट एज वेल एज डिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है, और अभी इसी को यूज करते हुए स्टेप नंबर 2 में हमें शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करना है. तो इट विल बी गिवन एज p of 1 is equals to 1, p of k is equals to n. For j is equals to k minus 1 to 2, we have to do p of j is equals to d of p of j plus 1. तो इस पर्टिकुलर सूडो कोड को अगर हम यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो जाएगा. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त हमने शुरुआत जो की है दैट इज फ्रॉम k माइनस 1 to 2, यानी इनिशियली हम नोड नंबर k से स्टार्ट करेंगे, यानी लास्ट लेवल से लेके वेरी फर्स्ट लेवल तक के हमारा पाथ कंप्यूट करने वाला है. दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बैकवर्ड अप्रोच. Now we have recursive function for computation of shortest path by using backward approach to solve the multi-stage problem. तो हमारा recursive function है b cost of i comma j is equals to minimum of c of r comma j plus b cost of i minus 1 comma r, where r belongs to vi minus 1 and r comma j will belongs to e. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम vi minus 1 वर्टेक्स को देखते हैं. इसका मतलब प्रीवियस लेवल के में जितने भी सेट्स होंगे, नोट्स होंगे, उनमें से कौन सा वर्टेक्स प्रॉपर रहेगा उसके लिए हम जाते हैं. गेटिंग इट? So this was all about what exactly multi-stage graph problem is and what are the different ways to solve multi-stage graph problem by using dynamic programming. Thank you.